नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। सोमवार को पश्चिम पंजाब के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी की ये जनसभा आनंदपुर साहिब में हुई, जहां सीएम धामी का स्थानीय नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। तंत्र का ये महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड और ये पंजाब की धरती, आनंदपुर साहब की धरती, इसका बड़ा आपस में संबंध है। जहां ये सिख गुरुओं की महान धरती है, शहीद आजम भगत सिंह जी की धरती है, लाला लाजपत राय की धरती है, हमारे गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड जो गंगा मैया का प्रदेश, यमुना मैया का प्रदेश, चार धामों का प्रदेश, भगवान बद्री विशाल का प्रदेश, भगवान बाबा केदारनाथ जी का प्रदेश और हेमकुंड साहब, पवित्र हेमकुंड साहब की धरती भी देवभूमि उत्तराखंड है। पवित्र रीठा साहब, पवित्र नानकमता साहब और उत्तराखंड के बॉर्डर में हिमाचल प्रदेश में पवित्र हमारा पौंटा साहिब है। ये भूमि पंजाब की भूमि हो या उत्तराखंड की भूमि हो, आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यहाँ के लोग, वहाँ हमारे यहाँ पर पूरी तराई, जो हमारा एक पूरा रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर, पूरी तराई को बसाने में, जिसको हम लोग मिनी इंडिया कहते हैं, लघु भारत, एक छोटे भारत का स्वरूप कहीं दिखाई देता है तो उस लघु भारत उधम सिंह नगर में दिखाई देता है। भाइयों बहनों, उस लघु भारत को बसाने में, उस तराई को आबाद करने में पंजाब के, हमारे पंजाब के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है देवभूमि उत्तराखंड को बचाने में। उसी प्रकार वहां के लोग यहां से जुड़े हुए, चाहे चंडीगढ़ हो, आनंदपुर साहब हो, मोहाली हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, अमृतसर हो, अनेक ऐसे शहरों से लगातार यहाँ हरविंदर सिंह साहब, हमारे नानकमता साहिब में प्रत्येक बार वहां पर दीवान साहब का आयोजन होता है। उस दीवान साहब में आते हैं और हमारे गुरुवाणी से लेकर सिख धर्म गुरुओं का जो संदेश था, उन्होंने कहा हमेशा अपने प्राणों को देना स्वीकार किया, अपना बलिदान स्वीकार किया, अपनी शहादत स्वीकार की, अपनी जिंदगानी समाप्त करना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम आज भी अपने सब गुरुओं को याद करते हैं, सब गुरुओं को नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। भाइयों बहनों, इस बार का ये चुनाव, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव पूरे देश की तकदीर बनाने वाला चुनाव हो रहा है। ये चुनाव पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा, उसको और बढ़ाने वाला है। ये चुनाव हमारे बच्चों के भविष्य को तय करने वाला चुनाव हो रहा है। ये चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हमारी माताओं बहनों को आगे लाने का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव गरीबों के उत्थान का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव हो रहा है। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। मोदी जी के तीसरे कालखंड में, तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया का सबसे बड़ी तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। भाइयों बहनों, उसके लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव जन जन के उत्थान का चुनाव हो रहा है। हर किसी को आगे बढ़ाने का चुनाव हो रहा है। भाइयों बहनों, इसलिए आप सब जानते हैं, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है,
10 सालों में उन्होंने खून पसीना अपना एक किया है और एक दिन का भी, 1 घंटे का भी उन्होंने विश्राम नहीं किया है, कोई आराम नहीं किया है भाइयों बहनों। और उनका कोई उन्होंने घर परिवार नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनको अपना परिवार मान के काम करता हूं। उन्होंने 10 साल तक तपस्या करी है, एक पल एक क्षण रुके बिना भाइयों बहनों, देश को बनाने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी देश भर में अब तक रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। सीएम धामी अब तक 70 से ज़्यादा चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में लाए गए कानूनों को लेकर सीएम धामी की लोकप्रियता बढ़ी है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद सीएम पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं और रिकॉर्ड जनसभाएं सीएम धामी ने की हैं। उनकी लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। 70 जनसभाएं अब तक कर चुके हैं और राज्य में जो बड़े फैसले लिए उसको लेकर उनका सियासी कद बढ़ गया है और इसी वजह से हाईकमान उनको अलग अलग जगहों पर जनसभाओं के लिए भेज रहा है। और संवाददाता अरुण सैनी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम धामी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाईकमान भी उनकी इस लोकप्रियता का लाभ उठा रहा है। लगातार 70 जनसभाएं अब तक वो कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव का बिगुल जब से फूका है तब से, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38 जनसभाएं यहाँ पर की थी और उसके बाद से, जब से उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुआ था, उसके बाद से अन्य प्रदेशों में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 70 से अधिक जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक कर चुके हैं और लगातार जो है उनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो बढ़ रही है। और इसी का नतीजा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी की पहली पसंद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से इन्हें एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है। अरुण, ये बताया जा रहा है कि सीएम धामी जो है भारतीय जनता पार्टी के 5वें सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं। जी बिल्कुल लोहित, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी लोकप्रियता बटोरी, जैसे कि यूसीसी खोज या अतिक्रमण हटाओ अभियान हो या फिर दंगा रोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, ये तमाम ऐसे फैसले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, जिनके बाद से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। और इसी का नतीजा है कि लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब उत्तराखंड आते हैं तो वो उन्हें जागड़ धामी का नाम देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब आते हैं वो उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं। तो लगातार जो है उनका कद और छवि लगातार एक राष्ट्रीय नेता की जो है वो बनती हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी के सालरा गांव में आग लग गई है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम ने फिलहाल जो है रेस्क्यू का काम किया। 6 लोग झुलसकर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया है। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं सीएम के द्वारा। राजस्व टीम ने 22 प्रभावितों को राहत राशि बांटी है। तो उत्तरकाशी में आग लगने की घटना सामने आई है। सीएम ने घटना पर दुख जताया है। बड़ी बात यह है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि बांटी गई है और राजस्व टीम ने 22 प्रभावितों को राहत राशि बांटी है। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, ये सालरा गांव में आग लगी, ये घटना कैसे हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पे कल दोपहर 11 बजे के करीब आग लगी थी और आग को बुझाने में जो बचाव दल है उसको काफी मेहनत करनी पड़ी है। लास्ट में जो इसमें रीजन निकला है कि एक मकान में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके जब में जो है 14 मकान में जो है पूर्ण रूप से जल गए और एक मकान जो है आंशिक रूप से जला हुआ है। और गाँव में लगभग जो है
90 वहाँ पे परिवार रहते थे और इस समय जो है वहाँ पे प्रशासन की टीम द्वारा जो है जो प्रभावित परिवार है उनको राहत सामग्री बांटी जा रही है। जी अब फिलहाल जो घायल है उनका इलाज चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, इसमें आग को बुझाते हुए जो है 6 लोग जो इसमें झुलस गए थे जिनका जो है इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में चल रहा है और वो अभी ठीक है, उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से ही आ रही है। उत्तरकाशी क्यारकोटी हर्षिल ट्रैक पर एक ट्रैकर की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल से ट्रैकिंग के लिए ये ट्रैकर आया था, हृदय गति रुकने से इस ट्रैकर की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मृतक को लाने के लिए बचाव दल रवाना हो चुका है। पश्चिम बंगाल के दल में 22 लोग शामिल थे जो ट्रैकिंग करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें से एक व्यक्ति, एक ट्रैकर की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। तो उत्तरकाशी के क्यारकोटी का ये पूरा मामला है। मृतक को लाने के लिए बचाव दल रवाना हो चुका है। 22 लोगों के जत्थे में, ट्रैकर्स के जत्थे में एक ट्रैकर की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। आज देहरादून में नदियों किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। कल देहरादून के चूना भट्टा और डालनवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर ध्वस्त करने का काम किया गया और आज ये कार्रवाई अन्य जगहों पर चल रही है। उजाड़ना बहुत आसान होता है, किसी को बसाना मुश्किल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि एक घर को बनाने में मौजूदा वक्त में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है और उजाड़ने में आज के समय में 2 मिनट ही काफी है। लेकिन यह भी एक सवाल है कि बदलते दौर में अगर पर्यावरण की अनदेखी की गई तो मलिन बस्ती ही क्यों, किसी की जिंदगी नहीं बचेगी। गरीबों के आशियाने पर वर्षों बाद बुलडोजर चला है, जाहिर है इनका नुकसान हुआ है, उसमें शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी तो होगी ही। हमें टाइम दे रखा था कि इतने टाइम तक ये तोड़ लेना, अपना हटा लेना सामान, और एकदम अनाचक आके ये सब हमारा नाश कर दिया। कितना पुराना मकान था आपका? ये 40 साल पहले का है। ये यहाँ ये गौशाला थी मेरी, कोई मकान नहीं था, गौशाला थी, 2 कमरे बने हुए थे। अच्छा, सामान कहाँ रखा आपने? फिर सामान कहाँ रखा? ये पड़ा है, दबा हुआ है इसमें। दरअसल देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदी किनारे 2016 के बाद बसे मलिन बस्तियों को 30 जून तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा देहरादून नगर निगम की तरफ से पहले नोटिस जारी किया गया। बाद में मलिन बस्तियों में रहने वालों से पेपर की मांग की गई। जिन्होंने पेपर नहीं जमा किए उस पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे मलिन बस्तियों में हाहाकार मच गया। आरोप है कि बिना सूचना के ही कार्रवाई की गई है। देहरादून के काठ बंगला बस्ती से लेकर मोथरोवाला के बीच 13 किलोमीटर के भाग में 27 बस्तियों का सर्वे किया गया, जिसमें 525 बस्ती 2016 के बाद बनी थी, जिसे अवैध माना गया, जिसमें नगर निगम की भूमि पर 89, एमडीडीए के स्वामित्व जमीन पर 414 और नगर पालिका मसूरी की जमीन पर 12 और राजस्व की भूमि पर 11 मकान बने हुए हैं। सोमवार को चूना भट्टा इलाके से नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी आज से उन पर फेज वाइज मैनर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज चुक्कूवाला और डालनवाला क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हम लोगों को यह मौका दे रहे हैं, यदि कार्रवाई के दौरान भी कुछ लोगों के द्वारा अपने एविडेंस दिए जाते हैं तो उस पर भी मौके पर ही विचार किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि टोटल 74 अतिक्रमण अभी हमारे निगम भूमि पर थे, जिसमें आज 27 को हमने लक्षित किया है। उन पर आज कार्रवाई की जा रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 दिनों में अपनी पूरी कार्रवाई कंप्लीट करें। इन सब के बीच एनजीटी ने सिंचाई विभाग को यह आदेश दिया कि बिंदाल और रिस्पना नदी के फ्लड जोन में आने वाले बस्तियों को चिन्हित किया जाए। रुड़की सिंचाई विभाग के रिसर्च टीम ने भी सर्वे किया, जिसमें कहा गया कि देहरादून में 129 बस्तियों में
40,000 से ज्यादा मकान बने हुए हैं और करीब 90% मकान फ्लड जोन में हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि रिस्पना नदी की चौड़ाई पहले 100 से 150 मीटर थी, जो मौजूदा वक्त में कहीं न कहीं 10 मीटर में बची हुई है। एनजीटी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, उसके क्रम में अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। उसी के क्रम में आज ये अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी अभियान चलेगा। अधिकांश लोगों के द्वारा स्वतः हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। जिन लोगों के द्वारा नोटिस प्राप्ति के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन के स्तर से नगर निगम की टीम है और इसमें सभी प्रशासनिक और विभागीय लोग हैं, टास्क फोर्स के माध्यम से हटाए जाएंगे। जैसा कि एक पिटीशन पड़ी थी और जिसमें माननीय एनजीटी के कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें जो नदी में जो अतिक्रमण हुआ है उनको चिन्हित करके हटाने का जो निर्देश प्राप्त है, उसी क्रम में एक संयुक्त टीम बनी थी नगर निगम की, रेवेन्यू की, एमडीडीए की, इरिगेशन की। तो जो चिन्हित हुए अतिक्रमण 2016 के बाद जिन्होंने अतिक्रमण किया वो चिन्हित कर रखे हैं, उनको नोटिस भी दिया गया विधिवत, और जिन्होंने नहीं हटाए तो उनके बाद उनको नोटिस के बाद पूरा समय देने के बाद हम जो टीम है जिसमें प्रशासन है, नगर निगम की टीम है, वो अतिक्रमण जो चिन्हित है और जिनके पास कोई विधिक कागज नहीं है उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अतिक्रमण पर जारी कार्रवाई को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि देहरादून में रिस्पना, बिंदाल और अन्य नदियां नालों में तब्दील हो चुकी है। अवैध अतिक्रमण के चलते अवैध बस्तियां बन गई है, जिससे न सिर्फ शहर बदसूरत हुआ है बल्कि पानी की निकासी के रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर न्यायालय के आदेश निर्देश हैं और कानून के शासन में न्यायालय के निर्णय को मानना बाध्यता है। लिहाजा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऐतराज हो तो उसे उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए। अवैधानिक अतिक्रमण पर न्यायालय का निर्णय है और कानून के शासन में न्यायालय के निर्णय को मानना बाध्यता होती है। अगर किसी को उस पे किसी प्रकार का ऐतराज है तो उच्चतम न्यायालय में उनको जाना चाहिए। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई हुई है और निकाय चुनाव सिर पर हैं। जाहिर है कि सियासत तो होनी ही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि गरीबों पर अत्याचार है। 2016 के बाद कौन सी बस्ती बसी है, ये सब लोग पहले से ही यहाँ रह रहे हैं। सरकार गरीबों को उजाड़ रही है, जबकि लोग पाई पाई जोड़कर घर बनाते हैं और ये सरकार बुलडोजर चलाकर उन्हें उजाड़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अत्याचार है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, 16 के बाद की कौन सी बस्ती जम गई? ये सारी बस्तियाँ पुरानी हैं और ये एक लेम एक्सक्यूज है कि 16 के बाद मैं तो नहीं देख रहा किसी की बसासत होते ही है। मैं जब छोटा था तब से आ रहा हूँ, तब से इन बस्तियों को देख रहा हूँ और उसी तरीके से हैं। सरकार ने कागजात नहीं भरे। समय से अगर सरकार आंकड़े देती, समय से सरकार अगर कागजात भरती, उनके फॉर्म भरती, तो ये स्थिति नहीं आती। सरकार का फेलियर है। दूसरा मेरा ये कहना है कि उजाड़ना बहुत आसान होता है, किसी को बसाना मुश्किल होता है। आज़ादी के बाद अनेकों क्षेत्र आपने देखा होगा, चाहे उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, चाहे तराई का क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र है, लोगों को बसाने का काम उस समय की सरकारों ने किया। इन मलिन बस्तियों में भी कई ऐसी बस्तियां जिसमें इंदिरा बस्ती जैसी और कई अन्य नामों से बस्तियां बसी, जिनको उस समय की तात्कालिक सरकारों ने बसाने का काम किया और लोग ये कोशिश करते थे गरीबों को बसाया जाए और हल्के हल्के उनको रेगुलराइज किया जाता था, जिसमें हरीश रावत की सरकार में भी कुछ कानून बने जिसका पालन वर्तमान सरकार ने, उससे पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार ने उसे नहीं किया, जिसका हमको अफसोस है। हम इसमें बैठकें भी कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग निर्णय करेंगे कि इसमें हमको किस तरीके के कदम उठाने हैं। हम पूरी तरीके से लोगों के साथ हैं, गरीबों को उजड़ने नहीं देंगे। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसी बीच अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, बारी बारी से सब ने बस्तियां बसाई हैं। ऐसे में अब सियासत के बीच देखना ये होगा कि जिन घरों पर बुलडोजर चला है उनके लिए कोई व्यवस्था की जाती है या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। राजधानी देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जहां पर प्रशासन का जो पीला पंजा है वो लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बुलडोजर के माध्यम से मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल 525 ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया था और साफ तौर पर क्योंकि ये नदी किनारों के आसपास ये अवैध अतिक्रमण बसे हुए हैं, जिनको हटाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की टीमें लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जो मकान जो चिन्हित किए गए थे उन पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में नगर निगम
लगातार इनको एस्टीमेट भी पहले ही दे चुका था और पहले ही ये कार्रवाई की बात कर चुका था कि इस तरह की कार्रवाई होनी है। लोगों को पहले ही सचेत भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि 2016 के बाद से जो लोग यहाँ पर बसे हुए थे, जो अवैध तरीके से यहाँ पर बसे हुए थे, उनको हटाने का काम प्रशासन की टीमें कर रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और प्रशासन का बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।